आज हम लोग न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल का अध्ययन करेंगे। यह आपके क्लास 11th के चैप्टर 11th में भी है, क्लास 12th में भी है। क्लास 11th में एक चैप्टर है, चैप्टर 9 आपका बायोमॉलिक्यूल्स, जैविक अणु में दिया हुआ है। और क्लास 12th में आपका ये चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, आणविक आधार पे वंशागति में दिया हुआ है। तो आज हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे, ये दोनों क्लास के लिए जरूरी है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है आपका, यह जैसे आप लोग पहले भी क्लासेज में पढ़े हैं, 9th 10th सब में भी। यह पहले आपका जानिए कि यह दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है इसको। ठीक, डीएनए को हम हिंदी में ऐसे लिखेंगे, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, और आरएनए को बोलेंगे हम राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये देखिए आपका क्या होता है कि डीएनए और आरएनए है। इसी डीएनए को हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं इसको? ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ, जीवन पत्री। ये क्या है? जीवन पत्री। जैसे हमारे जीवन कैसा होगा, कैसे लक्षण होंगे, ये सभी किससे में सभी सूचनाएं पाई जाती हैं? डीएनए में पाई जाती है। जैसे आप गए किसी पंडित जी के यहाँ, वो हाथ देखकर बताते हैं कि आपके जीवन में क्या घटना घटी होती है। ये इससे न आपके कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सभी कहाँ पाया जाता है? ये सभी डीएनए में पाया जाता है आपका। देखिए, क्योंकि जैसे कहते हैं कि आम के बीज से आम ही पैदा होता है। ठीक, तो आम के बीज से आम ही पैदा होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आम के बीज में जो डीएनए है वो आम के ही लक्षणों को कोड करेगा। तो जो भी उससे पौधा बनेगा वो आम ही का पौधा बनेगा। देखिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं इसकी खोज किसने की थी, न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिक मीसर नामक वैज्ञानिक ने किया था। फ्रेडरिक मीसर नामक वैज्ञानिक ने किया था आपका। लेकिन इन्होंने, फ्रेडरिक मीसर ने इसका नाम न्यूक्लिक एसिड नहीं रखा, बल्कि उसका नाम इन्होंने न्यूक्लिन रखा। क्यों न्यूक्लिन रखा? क्योंकि इसको कहाँ से खोजा गया था? न्यूक्लियस। कहाँ से खोजा गया था इसको? न्यूक्लियस से। इसीलिए इसका नाम क्या रखा? न्यूक्लिन रखा। देखिए, और इसका नाम न्यूक्लिक एसिड अल्टमान नामक वैज्ञानिक, अल्टमान एक साइंटिस्ट था, अल्टमान, इन्होंने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। न्यूक्लिक एसिड नाम अल्टमान ने ही दिया, न्यूक्लिक एसिड का नाम। ठीक, और अब हम लोग देखते हैं थोड़ा, ये न्यूक्लिक एसिड पाया कहाँ जाता है। हम लोग देखेंगे अब न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है आपका। देखिए, न्यूक्लिक एसिड का हम उपस्थिति देखते हैं, ऑकरेंस। है। ये कहाँ पाया था न्यूक्लिक एसिड?
तो अगर हम देखें तो दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका देखेंगे तो सबसे बाहर प्लांट सेल में सेल वॉल होगी, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। एनिमल सेल है तो सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। इसमें न्यूक्लियस होता है। ये क्या है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में आपका क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक। और ये साइटोसॉल है। क्या है? साइटोसॉल है। और इसी साइटोसॉल में देखेंगे तो आपका क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होगा। इसी में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है। राइबोसोम। ठीक। तो इन सभी में जैसे अगर यूकैरियोटिक कोशिका में देखें, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखेंगे तो आपका इसमें क्या नहीं पाएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका जो प्रिमिटिव कोशिका थी, पुरानी कोशिका थी, जीवन की उत्पत्ति के समय पे बनी। ठीक। इसमें आपका क्या होता है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है इसमें। तो इसमें हम केवल राइबोसोम दिखा देंगे, राइबोसोम। और ये साइटोप्लाज्म है। क्या है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य है। तो यूकैरियोटिक में देखेंगे तो ये न्यूक्लियस, केंद्रक। इस केंद्रक को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ सेल कोशिका का मस्तिष्क है। क्यों कोशिका का मस्तिष्क है? ये दिमाग में आपके आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा शरीर पूरा मस्तिष्क से नियंत्रित हो रहा है, उसी तरह से ये पूरी कोशिका इसी न्यूक्लियस से नियंत्रित हो रही है। मतलब न्यूक्लियस में कुछ ऐसा चीज है जो पूरे कोशिका को नियंत्रित कर रही है। तो वो आपका डीएनए है। ठीक। डीएनए ही पूरा आपका ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ है। तो डीएनए इस न्यूक्लियस में पाया जाता है। डीएनए के साथ साथ जो दूसरा न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए, भी पाया जाएगा यहाँ पे। ठीक। फिर आते हैं हम लोग साइटोसॉल। साइटोसॉल ये जो है, यहाँ पे भी आपका जैसे यहाँ पे है डीएनए आरएनए पाया जा रहा है, यहाँ पे भी पाया जाएगा। साइटोसॉल में भी क्या होता है, लेकिन यहाँ पे आरएनए होता है। ठीक। और आपकी बात कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इसको जानते हैं आप लोग, किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, किचन ऑफ द सेल कोशिका का एक किचन है और एक कोशिका का पावर हाउस है, पावर हाउस ऑफ द सेल। इन दोनों में डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। ठीक। इसको सेल विद इन सेल बोला जाता है। सेल विद इन सेल, सेल के अंदर सेल। क्यों? क्योंकि इसके पास डीएनए आरएनए होने के कारण ये अपना कॉपी खुद बना सकता है। इस न्यूक्लियस से पूरी तरह से उस पर डिपेंड नहीं होता है, आधे रूप से वो उस पर डिपेंड होता है, सेमी ऑटोनॉमस होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं सेल विद इन सेल। सेल के अंदर, जैसे सेल एक कोशिका से दूसरे कोशिका में विभाजन हो जाता है, उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होते हैं, आपके विभाजित हो जाते हैं। फिर देखिए राइबोसोम में भी पाया जाता है। राइबोसोम, जिसको प्रोटीन फैक्ट्री बोली जाती है। क्या बोली जाती है? प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है आपका, यहाँ पे प्रोटीन बनती है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम में केवल क्या पाया जाता है, आरएनए। इस तरह से अगर हम देखें तो न्यूक्लिक एसिड जो है केंद्रक में पाया जाता है, सेल के साइटोसॉल में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में और राइबोसोम में पाया जाता है। देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कहाँ पाई जाती है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, सत्य केंद्रक नहीं होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ये दोनों पाया जाएगा, डीएनए और आरएनए, ठीक है। और राइबोसोम, राइबोसोम में आरएनए के रूप में न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा। किस फॉर्म में, आरएनए के रूप में। तो आपको एक क्लियर हो जाना चाहिए कि अब कोशिका में ये न्यूक्लिक एसिड कहाँ कहाँ पाया जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है, जैविक अणु है इसको, है। देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि ये कैसे ऑर्गेनाइज होता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ठीक है। देखिए पहले जैसे पेंटोज, पेंटोज शुगर, इसको हम हिंदी में बोलेंगे पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा जो 5 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट होता है वह, और दूसरा नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस क्षार बोलेंगे हम इसको, हिंदी में लिखते हैं नाइट्रोजनी क्षार। ये दोनों मिल करके, ठीक, क्या बनाते हैं आपका, दोनों न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। ये दोनों मिलके न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, ठीक। ये न्यूक्लियोसाइड और इसी से फास्फेट, क्या, फास्फेट न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट दोनों मिलकर के ये न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। अगर सपोज करिए न्यूक्लियोटाइड एक तरह से मोती की, एक मोती है, बीड्स है, ठीक। तो ये कई न्यूक्लियोटाइड मिल करके इस तरह से, जैसे कई मोती मिलकर के एक माला बनाता है, जैसे कई मोती मिलकर एक माला बनाता है, उसी तरह से कई न्यूक्लियोटाइड मिलकर के ये पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक, इस तरह से। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड के आगे का हम देखते हैं इसका संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, अगर ये सिंगल है इस तरह से, सिंगल चेन में ऑर्गेनाइज है इस तरह से, ठीक है। या तो हम अगर हम करें कि पहले जैसे इसको हम नीचे देखते हैं, अगर ये सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड है तो ये आरएनए होगा, ठीक। अगर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑर्गेनाइज है इस तरह से एक ही में, अगर ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अगर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये डीएनए होगा। ये क्या होगा, डीएनए। और 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड है तो आरएनए, मतलब दोनों
दोनों में आपको एक डिफरेंस मालूम हो गया कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं और आरएनए में 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। फिर देखिए ये जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन मिल करके न्यूक्लियोसोम बनाता है, न्यूक्लियोसोम। अब देखिए ये न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है, ये न्यूक्लियोसोम है, दोनों में कंफ्यूज ना करिएगा। न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनता है, जबकि न्यूक्लियोसाइड पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बनता है। अगर सपोज करिए न्यूक्लियोसोम भी एक मोती जैसे इस तरह से बना हुआ है, ठीक, तो कई न्यूक्लियोसोम ऑर्गेनाइज हो करके इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कई न्यूक्लियोटाइड ऑर्गेनाइज होकर क्रोमैटिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्रोमैटिन। ये बनता है आपका क्रोमैटिन, ठीक, और इसी क्रोमैटिन या क्रोमैटिन और ऑर्गेनाइज होकर के ये क्या बना लेता है? क्रोमोसोम। इसको हम इसी से देखते हैं, क्रोमोसोम बना लेता है, गुणसूत्र बना लेता है, ये गुणसूत्र। जैसे देखिए ये आपका, ये मान लीजिए क्या है, एक गुणसूत्र है, ठीक, और इसी गुणसूत्र में ये आपका क्या होगा? डीएनए। ये क्या है? डीएनए। तो पूछता है क्रोमोसोम, डीएनए कहाँ पाया जा रहा है? यूकैरियोटिक कोशिका में, हाँ, क्रोमोसोम में, और इसी क्रोमोसोम पे क्या होता है? जीन होता है। क्या है? जीन। तो जीन जो होते हैं वो गुणसूत्र पे पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। वो किसके भाग होते हैं? डीएनए के। जीन जो होता है पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का भाग होता है जो गुणसूत्र पे पाया जाता है, और यही आनुवंशिकी लक्षणों को नियंत्रित करता है। आनुवंशिकी लक्षणों को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। कौन? जीन, जो डीएनए का पार्ट होता है। लेकिन कुछ जैसे वायरसेज हैं, वायरसेज में जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। वहाँ पे आरएनए ही आनुवंशिकी लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो हम कह सकते हैं कि जीन का अगर अच्छी से परिभाषा देना है तो हम कहेंगे कि यह क्या होता है कि आपका आनुवंशिकी की इकाई है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाता है, ठीक। तो अगर हम देखें पूरा ऑर्गेनाइजेशन अब रिवर्स होके, ये डीएनए है, ये गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम किसके मोटा होने से बना है? क्रोमैटिन के। क्रोमैटिन किसका बना है? न्यूक्लियोसोम का। न्यूक्लियोसोम किसका बना है? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का। डीएनए क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 चेन का बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसका बना है? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड किसका बना है? न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट का। और ये न्यूक्लियोसाइड किसका बना हुआ? पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनस बेस का। तो ये आपका थोड़ा सा आउटलाइन कुछ मैं बताया हूँ। अब हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनस बेस, इन सब के बारे में, ठीक है।